श्रद्धा से लोग लगा रहे महाकुंभ में डुबकी। कल एक दिन में 10 करोड़ लोग करेंगे स्नान। खड़गे जी का ऐसा बोलने से हुआ साफ। ये लोग गंगा को नहीं मानते हैं और लोगों की आस्था से खेलते हैं, जनता नहीं करेगी माफ। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल का यह बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा कि ये लोग गंगा को नहीं मानते हैं। दरअसल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से महाकुंभ में स्नान को लेकर एक बयान दिया गया था और उसी बयान पर पलटवार जो है यहां पर सीआर पाटिल के द्वारा किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 144 साल बाद महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और कल एक दिन में 10 करोड़ लोग करेंगे स्नान। खड़गे जी का ऐसा बोलने से हुआ साफ और ये लोग गंगा को नहीं मानते हैं, लोगों की आस्था से खेलते हैं, जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। तो ये बयान जो है सीआर पाटिल की तरफ से दिया गया है। लगता है कि पूरे देश के करोड़ों लोग वहां नहाने जा रहे हैं। करीब एक दो दिन के अंदर तो करीब 10 करोड़ लोग एक दिन में आने वाले हैं। इतनी श्रद्धा लोग रखते हैं और वहां पर इस तरह का बयानबाजी देना उनके लिए लोगों के मन में क्लियर हो गया है कि लोग धर्म में नहीं मानते, आस्था के साथ खेल खेलते हैं। और जब 144 साल के बाद जब महाकुंभ हमारे यहाँ हो रहा है, जो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं होता, इतने श्रद्धा के साथ लोग कहीं नहीं जाते हैं, वहां जब जा रहे हैं और उस टाइम ऐसा निवेदन, मुझे लगता है कि कांग्रेस को उसे भारी नुकसान होगा। जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर है। प्रवर्तन निदेशालय ने जेजेएम घोटाले में भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा कसा है। मुख्य अभियंता प्रशासन दिनेश गोयल को ईडी ने थमाया नोटिस। 900 करोड़ के घोटाले से जुड़े मामले में सीई दिनेश गोयल को नोटिस। श्रीश्याम ट्यूबवेल और गणपति ट्यूबवेल कंपनी के मामले में सीई दिनेश गोयल को नोटिस। पीएचईडी अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति पर सीईएडीएमआईएन दिनेश गोयल से मांगा जवाब। ईडी की टीम ने जल भवन मुख्यालय पहुंचकर मांगा है जवाब। मुख्य अभियंता दिनेश गोयल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय में दर्ज है मुकदमा। पीएचईडी अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग में के घोटाले में है लिप्तता के आरोप। हितेंद्र संवाददाता फोनलाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। हितेंद्र, जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़ी जो बड़ी जानकारी सामने आई है, विस्तार से बताइए क्या पूरा मामला है। सरकार का मामला है। उस वक्त जो है केंद्र सरकार की योजना थी, जो जल जीवन मिशन घर घर पानी पहुंचाने की योजना है। ये इसमें ये खबरें भी प्रमुखता से छपी थी और लोगों ने इसमें गौर किया था कि ये जो है इस जेजेएम में जो है राजस्थान सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ स्टेट था, लेकिन यहाँ काम के लिए जो है कई कंपनियों को एंगेज किया गया था। ये करीब 900 करोड़ रुपए का जो घोटाला है और इसमें सीई जो चीफ इंजीनियर है दिनेश गोयल, उनको नोटिस दिया गया है आज। और ये प्रशासन का काम देखते हैं, मुख्य अभियंता प्रशासन है। इनको नोटिस इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने जो है पीएचईडी अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग जो जेजेएम में किए गए थे, उनमें जो है उनकी पोस्टिंग के घोटाले में भी इनके लिप्तता के आरोप हैं इन पर। और ये जो अधिकारी हैं, इनको इनसे जवाब मांगा गया है। 2 कंपनियों के बारे में जवाब मांगा गया है जिनको जो है टेंडर दिए गए थे। ये टेंडरिंग प्रोसेस भी जो है काफी कितने दिन के अंदर जवाब देना है गया था जी। इनको जवाब देने की अभी तारीख का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन इनको जल्द ही जवाब देने के लिए कहा गया है। और जो श्री श्याम ट्यूबवेल और गणपति ट्यूबवेल कंपनियां हैं, लगता है हितेंद्र से संपर्क टूट गया है। तो फिलहाल बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। प्रवर्तन निदेशालय ने जेजेएम घोटाले में भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा कसा है। मुख्य अभियंता प्रशासन दिनेश गोयल को ईडी ने थमाया नोटिस। 900 करोड़ के घोटाले से जुड़े मामले में सीई दिनेश गोयल को नोटिस। श्रीश्याम ट्यूबवेल और गणपति ट्यूबवेल कंपनी के मामले में सीई दिनेश गोयल को नोटिस। पीएचईडी अधिकारी कर्मचारी की नियुक्ति पर सीई एडमिन दिनेश गोयल से मांगा जवाब। ईडी की टीम ने जल भवन मुख्यालय पहुंचकर जवाब मांगा है। मुख्य अभियंता दिनेश गोयल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय में दर्ज है मुकदमा। पीएचईडी अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के घोटाले में है लिप्तता के आरोप। जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें, फॉरेस्टर रतिराम और गार्ड ओम प्रकाश को ट्रैप किया गया है। आमेर में कुंडा में की एसीबी ने ट्रैप की कार्रवाई। 10,000 रुपए की रिश्वत लेते किया ट्रैप।
मकान बनाने की अनुमति देने की एवज में मांगी थी रिश्वत। तो खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं जयपुर से, जहां पर एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आमेर में कुंडा में की एसीबी ने ट्रैप की कार्रवाई। फॉरेस्टर रतिराम और गार्ड ओम प्रकाश को ट्रैप किया गया है। आमेर में कुंडा में की एसीबी ने ट्रैप की कार्रवाई। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर फॉरेस्टर रतिराम और गार्ड ओम प्रकाश को ट्रैप किया गया है। 10,000 रुपये की रिश्वत लेते ट्रैप किया है इन दोनों को। मकान बनाने की अनुमति देने की एवज में रिश्वत मांगी थी। परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा को आखिरकार 41 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। लोकायुक्त की टीम ने भोपाल कोर्ट के बाहर से सौरभ को गिरफ्तार किया। सौरभ कोर्ट वकील के साथ सरेंडर करने पहुंचा था, लेकिन पहले से मौजूद लोकायुक्त की टीम ने उसे दबोच लिया और अपने साथ लोकायुक्त दफ्तर लेकर चली गई। उधर लोकायुक्त की कार्रवाई पर सौरभ के वकील ने सवाल उठाए। उनका कहना था कि सौरभ को कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए था। साथ ही उन्होंने सुरक्षा और मेडिकल कराने की मांग की है। लोकायुक्त के छापे के बाद से सौरभ शर्मा फरार चल रहा था। पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए सौरभ ने लगातार लोकेशन बदले और पुलिस को चकमा दिया। तो देखिए, 500 करोड़ का काला साम्राज्य, जहां पर बेटे अभिरल के नाम लाखों रुपए की एफडी है। मां और चेतन के नाम पर वेयर हाउस और एक स्कूल है। मयूर विहार, अरेरा कॉलोनी, प्रधान मंडप में 4 बंगले हैं और शाहपुरा में स्कूल का निर्माण जारी है। इंदौर के विजयनगर के पास होटल है। कोर्ट के बाहर से सौरभ गिरफ्तार किया गया है। विदेश में मिले निवेश के भी कई करोड़ों सबूत। लोकायुक्त वालों ने अरेस्ट किया उसको बाहर से। नहीं, अदालत ने बता दिया है क्या इसको? अभी अदालत ने हमको बताया, हमने बताया अदालत को जी। लोकायुक्त ने नहीं बताया। लोकायुक्त की ये ड्यूटी है कि उसको अभी या 24 घंटे के अंदर मेडिकल कराने के बाद मानना होगी ना कोर्ट की। नीचे करो यार, बोलने दो उनको। अब माना तो क्लियर है। आईडी नीचे करो। वकील साहब, सौरभ शर्मा की जान को खतरा है। सौरभ शर्मा की जान को शुरू से खतरा है। अभी है इस अभी भी हो सकता है। हमने माननीय न्यायालय से, अदालत से गुहार की है कि उसकी सुरक्षा की जाए, उसकी वीडियोग्राफी कराई जाए और उसकी जो वीडियोग्राफी की सीडी है वो तीन कॉपियों में कराई जाए। एक पुलिस को दी जाए, एक हमको दी जाए और एक माननीय न्यायालय को दी जाए और उसका निरंतर मेडिकल कराया जाए। कहाँ पर है सौरभ? अभी लोकायुक्त की पुलिस कस्टडी में चला गया है। लोकायुक्त पुलिस ले गई है। इलीगल कस्टडी। कहाँ से उठाया? कोर्ट के बाहर से। पिछले कई दिनों से पुलिस, ईडी, सीबीआई और लोकायुक्त की आंखों में धूल झोंकने वाला सौरभ शर्मा आखिरकार राउंड अप हो चुका है। आज ही लोकायुक्त ने कुछ देर पहले सौरभ शर्मा को राउंड अप किया है और लोकायुक्त का जो भोपाल स्थित कार्यालय है, यहां पर टीम सौरभ शर्मा को लेकर पहुंची हुई है। ये गाड़ी वही गाड़ी है जिससे टीम लोकायुक्त में लेकर आई है सौरभ शर्मा को। इसी में लोकायुक्त के जो अधिकारी हैं वो यहां पर मौजूद थे और कड़ी सुरक्षा के बीच सौरभ शर्मा को लोकायुक्त के जो दफ्तर है वो लाया गया है और फिलहाल सौरभ शर्मा से लोकायुक्त कार्यालय में जो पूछताछ है वो चल रही है। यही है वो दफ्तर जहां पे पूछताछ हो रही है। लिखा हुआ है विशेष पुलिस स्थापना थाना लोकायुक्त संगठन मध्य प्रदेश भोपाल। लगातार जो तलाश है वो पुलिस को थी, लोकायुक्त की टीम को थी, ईडी को थी, सीबीआई को थी, क्योंकि जिस तरीके से अवैध संपत्ति का मामला सामने आया था, बड़े पैमाने पर सोना हो, चांदी हो, इन तमाम चीजों की जो बातें हैं वो निकलकर सामने आ रही थी और लंबे समय से सभी लोग इस बात को लेकर इंतजार कर रहे थे कि कब सौरभ शर्मा जो है वो एजेंसियों के हथे चढ़ेगा। तो यहाँ पर फिलहाल सौरभ शर्मा को लाया गया है और पूछताछ उससे हो रही है। अब देखना होगा कि लोकायुक्त जो है वो कब सौरभ शर्मा को कोर्ट में पेश करता है और इस पूरे मामले में क्या कुछ खुलासे जो हैं वो आने वाले समय में होते हैं। चलिए अब बात महाकुंभ की कर लेते हैं। संगम नगरी में एकता का महाकुंभ चल रहा है। 15 दिन में 15 करोड़ श्रद्धालुओं ने यहां कर त्रिवेणी में अमृत स्नान किया और पुण्य कमाया है।
पुण्य कमाने के लिए सनातनी लगातार संगम नगरी पहुंच रहे हैं, मगर इन सबके बीच कुछ ऐसी भी तस्वीरें हैं जो बहुत कुछ बयां कर रही हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल मौनी अमावस्या की तैयारी पूरी हो चुकी है, लिहाजा अनुमान है कि कल 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु संगम नगरी पहुंचेंगे। सरकार से लेकर प्रशासन, पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। हर व्यवस्था चाक चौबंद है। हैरानी की बात यह है कि यूपी में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। संगम नगरी के बाद वाराणसी और अयोध्या में भी ठंड की परवाह किए बिना रुके, बिना थके श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। गणतंत्र दिवस के दिन कर्तव्य पथ पर निकली यूपी की झांकी नंबर 1 बनी है। देश दुनिया के श्रद्धालुओं की नजरें यूपी पर टिकी हुई हैं। वे यूपी आ रहे हैं और पुण्य कमा रहे हैं। महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। सुबह 10 बजे तक 1 करोड़ 13 लाख श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई है। 10 लाख कल्पवासियों ने भी डुबकी लगाई है। महाकुंभ में अब तक 15 करोड़ से अधिक लोगों ने पवित्र स्नान किया है। देश विदेश भी श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ में 45 करोड़ श्रद्धालुओं के डुबकी लगाने का अनुमान है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, महाकुंभ की अलग अलग तस्वीरें, जहां पर आप देखिए कितनी अधिक संख्या में लोगों की मौजूदगी आपको नजर आ रही है। लाखों लोग अभी तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। 15 करोड़ लोगों से अधिक के पहुंचने की उम्मीद है और अब तक 15 करोड़ लोग पहुंच चुके हैं। अमावस्या के अमृत स्नान को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। प्रयागराज और मेला प्राधिकरण के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि प्रयागराज के जो एंट्री पॉइंट्स हैं उन पर वहां पर धीरे धीरे लोगों को छोड़ा जा रहा है, क्योंकि आज इस तरीके से रात 12 बजे के बाद से मौनी अमावस्या का अमृत स्नान शुरू होगा, लेकिन श्रद्धालुओं का रेला अलग अलग जगहों से, चाहे प्रतापगढ़ की साइड से बात करें, चाहे अगर हम बात करें लखनऊ की तरफ से, या तमाम जो अलग अलग रास्ते आते हैं वहां पर लोगों का पैदल चल के आने का सिलसिला जारी है। पार्किंग में गाड़ियां लगाई गई हैं। मैं चाहूंगा कैमरामैन तस्वीर दिखाएं किस तरीके से जो अलग अलग संगम के मार्ग हैं जो घाट तक जाते हैं वहां पर लोगों का हुजूम है और कहीं पर भी अब खाली जगह नहीं बची है, क्योंकि वीवीआईपी गाड़ियां या तमाम जो पासेस हैं उनको आज से ही मना कर दिया गया है कि वो कोई भी पास मान्य नहीं होंगे। और लगभग ये माना जा रहा है कि 10 से 12 करोड़ श्रद्धालु जो है मौनी अमावस्या के मौके पर स्नान करेंगे। महिलाएं बड़ी संख्या में, बुजुर्ग और पुरुष यहां पर बड़ी संख्या में यहां पर पहुंच रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे यहां पर पहुंच रहे हैं। मौनी अमावस्या का जो स्नान होता है वो सबसे खास स्नान होता है। इसका अपना एक अलग विशेष महत्व होता है। इसीलिए 24 से 48 घंटे पहले ही प्रशासन ने इसको लेकर रणनीति तैयार कर ली थी। और आपको बता दें कि सुरक्षा का भी कड़ा पहरा यहां पर तैयार किया गया है। कई लेयर की सुरक्षा है और कई रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं। जैसे जैसे भीड़ बढ़ रही है उनका डाइवर्जन किया जा रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। अरेल घाट की बात करें या बाकी घाट की बात करें, वहां पर भी जो है अलग अलग तरीके से गाड़ियों का डिप्लॉयमेंट किया गया है ताकि अगर किसी तरह की कोई स्थिति आती है तो उससे भी निपटा जा सके। महाकुंभ 2025 में आस्था का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो देश के विभिन्न राज्यों से, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के जो लोग हैं वो इस वक्त महाकुंभ में पहुंचे हुए हैं और संगम पर पहुंचकर स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब तक 15 करोड़ से अधिक लोग यहां पर दर्शन कर चुके हैं, स्नान कर चुके हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। कहां से आए हैं आप लोग? हम जी फरीदाबाद से, हरियाणा से आए हैं। और टोटल व्यवस्था जो है मैं उसके बारे में हाईलाइट करना चाहूँगा। योगी जी, मोदी जी ने बहुत ही अच्छा व्यवस्था कर रखी है। सारी चीज़ें मतलब बस जो चला रखी है, फ्री बस सर्विस है, सबको प्रॉपरली बैठाया जा रहा है, गाइड किया जा रहा है पुलिस द्वारा। जितने भी यहाँ के हमें लोकल्स मिले हैं उन्होंने भी सपोर्ट किया है। बहुत अच्छा बंदोबस्त है, हम तो बहुत खुश हैं। आप कहाँ से आए? जयपुर से आए, जयपुर से। और बहुत आनंद आ रहा है। ऐसी व्यवस्था हमने जीवन में नहीं देखी है। शानदार व्यवस्था, जो बढ़िया से बढ़िया हो सकती है, बहुत ही शानदार व्यवस्था है। आप लोग कहाँ से हैं? सर हम आसाम से आए हैं। यहाँ पे आकर बहुत ही अच्छा लगा है और यहाँ पे जितना अच्छा लगा, हिंदू राष्ट्र के हिसाब से बहुत ही अच्छा लगा महाकुंभ में आके। चाहते हैं जो हम लोगों को मोदी सरकार जी हिंदू राष्ट्र कर दे तो और भी अच्छा लगेगा। आप सर? बहुत जयपुर से। किस तरह के अरेंजमेंट है? किस तरह के अरेंजमेंट? बहुत बढ़िया अरेंजमेंट, शानदार अरेंजमेंट, शानदार पुलिस की व्यवस्था, शानदार अरेंजमेंट की है।
बहुत बढ़िया योगी जी। कहाँ से आप आए हैं? बहुत परेशान। मुंबई से आए, बहुत अच्छा लगा, सुविधा भी बहुत अच्छा था, पुलिस का सुरक्षा भी बहुत अच्छे थे, सब अच्छे थे सर। आप देख सकते हैं, क्योंकि मौनी अमावस्या के स्नान से पहले यहाँ पर लाखों के संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि सुरक्षा की बात करें तो चाहे पुलिस हो, पीएसी हो, सीआरपीएफ हो या फिर जो एनएसजी के कमांडोज हैं, उनकी जगह जगह तैनाती की गई है ताकि अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की जाए। महाकुंभ के दौरान मध्य प्रदेश से अपनी मां को व्हीलचेयर पर लेकर शख्स स्नान करने पहुंचा। दरअसल बुजुर्ग महिला के बेटे ने बताया कि उसकी मां को पैरालाइज अटैक पड़ा था, जिसके बाद से वो ना बोल सकती है ना ही सुन सकती है। उनकी आस्था है कि महाकुंभ में स्नान करने से मां की तकलीफ दूर होगी। कुंभ की शुरुआत के साथ ही साथ भक्तों और श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है और ऐसे में एक ऐसी भी तस्वीर सामने आई जो कहीं ना कहीं लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगी कि आस्था क्या। आप देख सकते हैं कि ये महिला अस्वस्थ है और कैसे ये व्हील चेयर पर इसको लेके आए हैं और इनके साथ पूरा इनका परिवार है। ये सब एक ही जगह के सारे लोग हैं। कहाँ से आए हैं सर आप? चिनगोबाद, सीधी जिला। तो माता जी कौन है? माँ है मेरी। बीमार है? हाँ मरीज जी। कैसे ले आए? इनकी इच्छा थी कि आप इनको लेके आए? इनकी इच्छा थी इसलिए। इच्छा थी जी। अम्मा बोलती हैं, बात करती हैं? नहीं, मैं बात करता हूँ सर। नहीं, बात नहीं करती हैं। उनको 2-3 साल हो गया, लकवा का बीमारी है सर। तो आप लोगों ने स्नान करा दिया? हाँ, स्नान हो गया सर। तो कैसा लगा आके सर यहाँ? बहुत अच्छा लगा सर, माँ के साथ हूँ। कुछ भावनाएं जुड़ी थी, भावुक हो गए आप भी? माँ है सर। आप बात करते करते भावुक हो गए। बोलिए। हाँ वही है ना। तो आप अब चल नहीं पाती हैं। न बोल सके न चल पा। तो आप देख सकते हैं कि बात करते करते इनकी आंखों में आंसू भी आ गए, क्योंकि इनकी माँ है और जितने लोग हैं सब सीढ़ी एक ही जनपद से आए हैं और कहीं ना कहीं इनका ये कहना है कि इनकी माँ की इच्छा थी कि इस महाकुंभ में आए, क्योंकि 3 साल से पैरालिटिक अटैक को नहीं बोल पाती हैं, न समझ पाती, और ऐसे में इनका कहना था कि आस्था की डुबकी लगाने से शायद इनकी माँ ठीक हो जाए। और चलिए श्रीगंगानगर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चोरी की घटनाओं के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला है। वाहन चोरी की घटना पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। आर्मी कैंट के बाहर लोगों का धरना प्रदर्शन जारी है। कैंट के बाहर खड़ी गाड़ियों के चोरी होने से परेशान है लोग। सूचना के बाद मौके पर पहुंची है पुलिस, समझाने में जुटी हुई है। चोरी की घटनाओं के खिलाफ ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ है और कैंट के बाहर खड़ी गाड़ियों के चोरी होने से परेशान है ये लोग। सूचना के बाद मौके पर पुलिस समझाने के लिए पहुंची है और समझाइश में जुटी हुई है। वाहन चोरी की घटना पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। आरबी कैंट के बाहर लोगों का ये धरना प्रदर्शन जारी है। दिल्ली में पानी की सप्लाई पर राजनीतिक जंग तेज होती जा रही है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के आरोपों के बाद हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे पानी की सप्लाई पर दिल्ली में संग्राम छिड़ा है। दिल्ली की राजनीति में वाटर वॉर। अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर बिफरी हरियाणा सरकार। केजरीवाल पर मुकदमा दर्ज कराएंगे नायब सिंह सैनी। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने पानी की सप्लाई को लेकर हरियाणा सरकार पर ऐसा आरोप लगाया कि नौबत कानूनी लड़ाई तक पहुंच गई। आरोप था कि दिल्ली में हरियाणा से जहरीला पानी भेजा गया। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भलाव हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती। एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि यह किस दिन की बात है? इंजीनियरों ने किस तरह निष्कर्ष निकाला कि इसमें जहर है? केजरीवाल बताए
कि कौन सा जहर डाला गया, कितने टन जहर डाला गया, फिर बॉर्डर पर पानी को कैसे रोका, कोई दीवार बनाई, कहां बनाई, कितना समय लगा, कितना खर्च हुआ, और फिर हरियाणा ने तो कभी भी पानी नहीं रोका। तो जो पानी रोका इन्होंने वो कहां गया? इस जहरीले पानी से कितनी मछलियां मरी? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक बार फिर साबित किया कि घटिया और झूठ की राजनीति करने के मामले में उनका कोई सानी नहीं है। उन्होंने हरियाणा पर जो बेबुनियाद, शर्मनाक, मनगढ़ंत और झूठे आरोप लगाए हैं, उससे केजरीवाल ने आज उस माटी का अपमान किया जहां वो पैदा हुए हैं। चूंकि मामला जल बोर्ड से जुड़ा था, इसलिए अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर दिल्ली जल बोर्ड का भी रिएक्शन आया। दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ ने मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी और अरविंद केजरीवाल के आरोपों को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया। जल बोर्ड की चिट्ठी में लिखा है, केजरीवाल के बयान का कोई आधार नहीं है। केजरीवाल का दावा तथ्यात्मक रूप से गलत है। मामला बड़ा था, इसलिए दिल्ली के सीएम आतिशी ने भी मोर्चा संभाला और दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ को घेर लिया। भारतीय जनता पार्टी इतना गिर गई है कि चुनाव हार रहे हैं, उस बौखलाहट में अब दिल्ली वालों को जहरीला पानी देना चाहते हैं और उसके बाद अफसरों पे दबाव बना रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो सच्चाई होती है। सीएम आतिशी यही नहीं रुकी, उन्होंने बीजेपी को भी टारगेट किया, जिसका जवाब दिया बीजेपी के शहजाद पूनावाला ने। भारतीय जनता पार्टी इतना गिर गई है कि चुनाव हार रहे हैं, उस बौखलाहट में अब दिल्ली वालों को जहरीला पानी देना चाहते हैं और उसके बाद अफसरों पे दबाव बना रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो सच्चाई होती है। आरोपों की भी श्रृंखला में ये सबसे घटिया आरोप है और यह आरोप दिखाता है कि क्योंकि खुद 10 साल में साफ पीने का पानी नहीं दे पाए, यमुना जी को साफ नहीं कर पाए, रिपोर्ट कार्ड दे नहीं पा रहे हैं, घर घर तक पानी नहीं पहुंचा पा रहे हैं, घर घर शराब पहुंचा दी, जहर पहुंचा दिया, अब हरियाणा पर यह आरोप लगाया जा रहा है। यह बेहद निंदनीय है। इस दौरान बीजेपी के संबित पात्रा ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से हरियाणा की जनता से माफी मांगने को कहा। मुझे विश्वास भी नहीं हो पा रहा है कि इतने वर्षों तक मुख्यमंत्री रहने के बाद अरविंद केजरीवाल इस प्रकार का एक बयान दे सकते हैं। एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, दूसरे राज्य के लिए कह रहे हैं कि पानी में जहर मिला करके दिल्ली के लोगों को मौत के घाट में उतारने की साजिश हो रही है। और आप कंपैरिजन भी देखिए, अमेरिका ने जिस प्रकार से एटम बॉम्ब डाला था जापान के ऊपर, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, उनका कहना है कि हरियाणा ठीक उसी प्रकार दिल्ली के लोगों को जहर दे के मारना चाहती है। आश्चर्य होता है, कहां से ये सोच आती है? इस प्रकार से अरविंद केजरीवाल लोगों को कब तक बेवकूफ बनाएंगे? और स्पष्ट रूप से अरविंद केजरीवाल जी की जो बौखलाहट है वो आज हम देख सकते हैं। देखिए, ये बहुत गंभीर आरोप है। सबूत है उसके पास क्या? इतना आप किसी के ऊपर अगर हत्या का, मांस हत्या का अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो बिना सबूत के आपको कोई बात नहीं कहनी चाहिए, और अगर सबूत है तो एकदम सामने लेकर आइए। और मुझे शक यह है कि फिर से कोई ना कोई झूठ बोला होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की किसी बात पर आज यकीन नहीं आता है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कोई पार्टी हो। इतना बड़ा झूठ आदमी को बोल सकता, और अगर झूठ नहीं है तो सीधे सीधे आज शाम तक ही इसको हमें सबूत देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है। दिल्ली के सियासी दांव पेचों के बीच जिस पानी के मुद्दे ने जोर पकड़ा है वो दिल्ली की राजनीति में नया नहीं है। यही वजह है कि इस मुद्दे को अब और तोल दिया जा रहा है। जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। भांकरोटा ट्रैफिक डायवर्जन का मामला। भांकरोटा ट्रैफिक डायवर्जन पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। फ्लाईओवर निर्माण से ट्रैफिक किया जा रहा है, ड्राइवर जाम में लोग घंटों फंसे रहते हैं। हाईकोर्ट का ये कहना है। कल दोपहर 2 बजे जेडी और ट्रैफिक अधिकारियों को तलब किया गया है। तो भांकरोटा ट्रैफिक डायवर्जन का ये पूरा मामला, दरअसल आपको बता दें, जाम में लोग घंटों फंसे रहते हैं, हाईकोर्ट का ये कहना है। डायवर्जन पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जो है वो व्यक्त की है। फ्लाईओवर निर्माण से ट्रैफिक किया जा रहा है डायवर्ट, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा जाम का सामना करना पड़ रहा है और जाम में लोग घंटों फंसे रहते हैं।
अब बात करते हैं बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले की। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से सैफ मामले में जिस संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया था, उसने जो बताया उसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। दुल्हन से मिलने को था बेकरार, सगाई टूटी, नौकरी छूटी, सैफ पर हमले का था शक। क्यों कहा जिंदगी हुई बर्बाद, सैफ से मांगूंगा जॉब। पंद्रह जनवरी को सैफ पर हुए हमले से पूरा बॉलीवुड हिल गया। सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हुए। सैफ पर उनके घर में घुसकर चाकू से हमला किया गया था। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज आए आरोपी के बिल्डिंग में जाते हुए और बाहर आते हुए। लेकिन सैफ पर हुए हमले का कनेक्शन जब छत्तीसगढ़ से जुड़ा तो ये और भी शॉकिंग था। इस हमले का आरोपी निकला मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद। लेकिन शक के बिना पर दुर्ग में ट्रेन से एक संदिग्ध आकाश कन्नौजिया को हिरासत में लिया गया था, जिसकी शक्ल असली आरोपी से मिलती थी, जिसे बाद में छोड़ दिया गया। लेकिन आकाश और उनके परिवार का दर्द है कि इसके बाद आकाश की जिंदगी में उथल पुथल मच गई। उस वक्त आकाश अपनी दुल्हनिया को देखने नानी के घर जांजगीर जा रहा था, लेकिन दुल्हन का दीदार नहीं हुआ, बल्कि पुलिस वालों से हुआ सामना। मोर नाती आना चाहत रही साहब, मोर करा ओकर मैं यहाँ रिश्ता देखत रहे। मोर नाती मोर तक घर तक नहीं पहुँचे है। आरपीएफ पुलिस मोर नाती को ले गया। मेरा नाती नहीं आया, मैं उसका रिश्ता देखने के लिए मेरा नाती को बुलवाया था मैं। आकाश कन्नौजिया अपनी नानी के घर लड़की देखने जाने वाला था। ट्रेन में था, लेकिन सैफ पर हमले के शक में 18 जनवरी को दुर्ग स्टेशन पर मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस कोलकाता शालीमार ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस से आकाश को हिरासत में लिया था। लेकिन असली आरोपी जब पकड़ में आया तब आकाश को 19 जनवरी को छोड़ दिया गया। ये खबर आकाश के होने वाले ससुराल वालों को पता चल गई। उसके बाद तो उसकी सगाई टूट गई। पेशे से ड्राइवर आकाश की तस्वीर वायरल हुई तो घर वालों का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही से उसे नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। चला गया है, नौकरी भी चला गया, उसका जिंदगी भी चला गया। अब जिंदगी का डौकी लेकर के तो वही जिंदगी है। न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में आकाश ने ये भी कहा कि अब खान परिवार से ही नौकरी मांगूंगा, जिसका ये भी कहना है कि उसके परिवार को बदनामी का सामना करना पड़ा। आकाश कन्नौजिया पर 2 मामले जरूर दर्ज हैं। दुर्ग में मिथिलेश ठाकुर और जांजगीर चांपा में कैलाश कश्यप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।